हेलो एवरीवन, मैं मिस एसवी आप सभी का फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर यू पर वेलकम करती हूँ। देन आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिबिलिटी की सॉलिबिलिटी होती क्या है, प्लस में ये किस तरीके से इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट डालती हैं। अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाले में मैंने आपको चैप्टर इंट्रो दिया हुआ है और हमने वहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को समझा है। सेकेंड वीडियो लेक्चर जिसमें कि मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म को क्लियर करा है, जो कि जहां से हमारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे क्या सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है, देखो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूं, सॉलिबिलिटी का मतलब होता है घुलना। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलना। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, पानी लिया आपने, ठीक है, आपने उसके अंदर चीनी डाली, शुगर डाली और आपने उसको कैसे करा, घोल दिया, तो शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। ठीक है, बट आप और ज्यादा शुगर डालना चाहो, उसके अंदर डालते जाओ, पर एक टाइम ऐसा आएगा शुगर इसमें प्रॉपर्ली नहीं घुलेगी। फिर अगर आप उस टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर देते हो, प्रॉपर्ली सॉल्युबल हो जाएगी। बट लेकिन सिंपल ही जो मैंने शुरू में आपको बोला ना, आपने शुगर डाला, घुल गई, सॉल्ट डालोगे सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो उस गिवन टेम्परेचर पे अगर कोई सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो और वो सॉल्युबल हो जाए, इसी को हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। क्लियर? आई होप आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। देन चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप अपनी कॉपी में क्या नोट करोगे, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इसलिए ऑल ओवर डिफाइन करके पढ़ रहे हैं ताकि आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में मेनली बच्चों को ये होता है कि भाई हम अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर लें, प्लस हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सॉलिबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, सॉल्यूट यानी कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को दैट कैन डिसॉल्व। डिसॉल्व क्या होता है, मतलब उसके अंदर डाल देना। मान लो ये हमारा क्या है, इसके अंदर सॉल्वेंट है, ठीक है, आपने इसमें सॉल्यूट को ऐड करा, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया, डाल दिया, ठीक है, डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपने इसको, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे आपने उसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कह देते हैं। अगर आपसे पूछे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, ठीक है, दूसरा कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उसमें वो सॉल्युबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मार्कर का कैप है, ठीक है, अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसके कंपैरिजन में ये क्या है, कम है ना, तो मैं क्या इसको सॉल्यूट कह सकती हूँ। अगर मैंने इस ढक्कन को पानी के अंदर डाला हुआ है तो क्या सॉल्युबल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नहीं है सॉल्युबल होने की। मान लो आपने कुछ पत्थर हैं छोटे छोटे, आपने उन पत्थरों को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, अब उसे घोलोगे क्या, घुल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है सॉल्युबल होने वाला, है ना। तो क्या है कि जो सॉल्यूट है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, और यानी कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें सॉल्यूट सॉल्वेंट, प्लस में प्रेशर और टेम्परेचर पे भी इनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आते हैं जरा फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि अगर लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करना है हमें, तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी। ठीक है, सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस, कि गैस का नेचर कैसा है, वो सॉल्युबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो गैस का नेचर पे भी डिपेंड करेगी। दूसरा, लिक्विड कैसा है, लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करेगी। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है, बट लेकिन मैंने जो आपको बताया वो सिंपल केसेस में था, है ना, कि आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। बट लेकिन यहाँ पर क्या था, आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, तो इस केस में क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड हो गया, उसके बाद आता है टेम्परेचर। अब मेरे को एक बात बताओ, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही आपका ये टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई लिक्विड गर्म होगा, ठीक है, उसके अंदर गैस को डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगी ना। अगर हम बात करें प्रेशर की, कोई आपकी क्या है यहाँ पर गैस, लिक्विड, ये देखो ये आपका क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर आपने यहाँ पे डाली है गैसेस, ये क्या है गैसेस। जैसे ही आपने इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर यहाँ पर से आपने इसको पूरा क्लोज कर दिया, देन इसके बाद आपने यहाँ से ना एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू करा। एक टाइम ऐसा आएगा जो ये आपने यहाँ लगाया है, ये यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा और नीचे। इसका मतलब जो गैसेस हमारी ऊपर घूम रही थी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी, है ना, और ज्यादा कॉम्प्रेस आपका
आपका जैसे ही आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने पे क्या होगा, जो गैसेस है वो नीचे चली जाएंगी, यानी कि इन गैसेस को ना चाहते हुए भी लिक्विड में डिसॉल्व होना पड़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट कंसेप्ट। और सॉलिबिलिटी के लिए आपको पता है ना, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक गैस डिसॉल्व होती है। कौन सी गैस होती है, आपने 10th में पढ़ा है, कौन सी गैस होती है, CO2। कौन सी गैस होती है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में अनहाइड्रेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं उन सब के अंदर डिसॉल्व होकर आपको मिलती है। ठीक है, अब गैसेस को लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए ना हेनरी ने अपना एक लॉ दिया है। ठीक है, और वो लॉ क्या है उसी को हम पढ़ेंगे, यानी कि जो ये हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी इसी पे बेस्ड है हमारा कौन सा, हेनरी लॉ। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट हेनरी लॉ की तरफ। हाँ जी, ये है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, ये रिलेशन देता है किसके बीच में, ये रिलेशनशिप गिव करता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के अंदर एंड प्रेशर। ठीक है, जो हेनरी लॉ है वो आपको देखो, सबसे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हेनरी ने अपना जो ये लॉ दिया है वो किसके लिए दिया है, कि गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो सके प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये जो हेनरी लॉ है ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, हेनरी लॉ ने एक रिलेशन दिया किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के अंदर एंड प्रेशर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन दिया कि उस टाइम पे आपका जो गैस है वो उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर एट गिवन टेम्परेचर पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो प्रेशर ऑफ अ गैस के जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ अ गैस इन विच डिसॉल्व, यानी कि जो गैस उसके अंदर डाल रहे हैं ना उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, तो प्रेशर को हम लिख रहे हैं P से। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है, आपने 10th में भी पढ़ा है 11th में भी पढ़ा है, जैसे ही प्रोपोर्शनल यहाँ से हटता है तो क्या आ जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो m जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, K P, वेयर K इज अ कांस्टेंट, K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो हो गया हमारा हेनरी का लॉ। देन इसके बाद आया डाल्टन का मॉडिफिकेशन लॉ। ठीक है, डाल्टन का मॉडिफिकेशन लॉ क्या है, देखो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं डाल्टन का मॉडिफिकेशन लॉ आपको बता दूं प्लस मैं उसकी डेफिनेशन बता दूं। ठीक है, देखिए आपने हेनरी लॉ के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ये हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, सॉलिबिलिटी एंड प्रेशर के बीच में। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया था कि जब हम सॉलिबिलिटी यानी कि प्रेशर किसी गैस के ऊपर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि दोनों ही आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड m इज इक्वल टू kp, k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वहीं अगर मैं बात करूं डाल्टन मॉडिफिकेशन लॉ का, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर है, क्या बताया, पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, स्मॉल p। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई गैस A है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को जीटा या ईटा से डिनोट करते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एक से बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने यही तो माना है किसी उसको गैस को, तो पी ए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा के एच। के एच इज अ हेनरीज कांस्टेंट। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर,
और अगर हम बात करें हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट, यानी कि जो KH है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट याद रख लो, या तो बार होगी या तो एटीएम होगी, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसकी यूनिट है हेनरीज कांस्टेंट की। आई होप आपको हेनरी का पूरा ऑल ओवर लॉ समझ आ गया होगा कि हेनरी लॉ में और डाल्टन मॉडिफिकेशन लॉ में क्या क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल से याद रखना है, हेनरी लॉ में सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। और जो हमारा डाल्टन का मॉडिफिकेशन लॉ है इसके अंदर क्या बताया गया कि पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। याद रखना कभी भी आप इसको कैपिटल पी से नहीं डिनोट करोगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल पी से ना हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल पी से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से हम पार्शियल प्रेशर को डिनोट करते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद देखिए हमारे जो KH, यानी कि अभी मैंने आपको हेनरी का लॉ बताया, देन यहाँ पर हमें पढ़ना है KH डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, कि KH किस तरीके से नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ KH, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ KH एट पार्शियल प्रेशर इज लो इन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड, यानी कि जितना ज्यादा आपके जो KH की वैल्यू है वो बढ़ेगी तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये चीज बस इन्होंने इस लाइन के अंदर कह रखी है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। सेकेंड में आपको बोला है कि जितनी ज्यादा KH की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH की वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप KH की टेम्परेचर को डाउन करोगे तो KH की वैल्यू भी अपने आप ही डाउन चली जाएगी। देन इसके बाद आते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कमियां या फिर खामियां, क्या कमियां रह गई, किस लिमिट को वो आगे क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। तो हेनरी लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन देखो, द पार्शियल प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो लो चला जा रहा था जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, पर ऐसा क्यों हुआ ये हेनरीज लॉ नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, जो गैस है वो पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पा रही थी। थर्ड क्या है, द गैस आर नॉट रिएक्ट केमिकली, जो गैस है ना वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही थी, ओनली वो उसके अंदर प्रेशर के साथ उसको जबरदस्ती मिक्स करके रखा गया था, बट वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। जैसे आप ओपन करोगे प्रेशर खत्म और वो गैस भी बाहर। देन उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर इज नॉट लो, यहाँ पर आप टेम्परेचर लो नहीं कर सकते, ठीक है, टेम्परेचर लो नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बताया गया था ना ऊपर ही टेम्परेचर हाई होगा तो पार्शियल प्रेशर लो चला जाएगा, ये रीजन नहीं बता पर यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर लो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी लिमिटेशन। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन सिंपल सी यहाँ लिख लो, जो पहली एप्लीकेशन है वो थी स्कूबा डाइवर के लिए। स्कूबा डाइवर के लिए क्या थी कि जो स्कूबा डाइवर थे जब वो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है जो सिलेंडर्स वो लेके जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन उनके बॉडी में जाके सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, बट जब वो गैस है वो कब सॉल्युबल होगी, जब टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी। देखो ये ज्यादा कम का लॉजिक देख लो क्या है कि कब हमें पता चलेगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, कब हमें पता चलेगा प्रेशर बहुत ही कम है। देखो अगर मैं बात करूं आपसे, ये है आपका माउंटेन और ये है आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हो, प्रेशर कैसा है, कम, कैसा है, कम है। अगर मैं नॉर्मली अगर यहाँ अर्थ की बात करूंगी तो प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा एरिया हो गया, यानी कि प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा। अगर मैं बात करूं ये सिर्फ इतना ही था, उसके बाद यहाँ आ गया वाटर, जैसे ही वाटर आएगी इसके जस्ट और नीचे चला जाएगा लेवल, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा, है ना, यही है। अब स्कूबा डाइवर कहाँ पर है, पानी के नीचे, पानी के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा, तो आपको पता है ना जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है गैस की लिक्विड के अंदर, है ना, यानी कि जो स्कूबा डाइवर पानी के अंदर है उनके ब्लड में जो गैस है वो हाईली सॉल्युबल हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बट लेकिन सोचो जब वो एकदम से ऊपर आ रहे थे, यानी कि जब ये एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी, इसीलिए वहां पे क्या करा कि उन गैसेस के अंदर ना हीलियम और नाइट्रोजन गैस को भी मिक्स कर दिया, यानी कि ओनली ऑक्सीजन वहां पे नहीं होती, इन दोनों गैस को भी उस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। अब यहाँ पर रीजन क्या था, देखो उनके गैस में ये सारी चीजें थी, ठीक है, जब ये स्कूबा डाइवर नीचे थे प्रेशर ज्यादा, जब ये ऊपर आएंगे एकदम से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, पहले के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा ना, तो
तो प्रेशर पहले के अकॉर्डिंग कम हुआ, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी पहले से कम हो गई, है ना। तो बार बार इस चीज की केस होने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है, ब्लड के अंदर गैस है कोई तरह की सॉल्युबल नहीं हो पा रही, और वहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है स्कूबा डाइवर को, जो कि क्या है, बैंड। इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो सकता है कि उस स्कूबा डाइवर की नसें फट सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब स्कूबा डाइवर्स जब जाते हैं तो सॉलिबिलिटी के केस में उनको कौन सी डिसीज हो जाती है, तो वो है बैंड, ठीक है। इसके बाद आपका एक और कंसेप्ट है कि जब आप नॉर्मली अर्थ पे होते हैं तो प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली होता है। बट लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ना कि जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं, कई बार आपने सुना होगा जब कोई माउंटेन्स पे जाते हैं तो उस टाइम पे भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में काफी दिक्कत आती है, तो उस टाइम पे कौन सी डिसीज हो जाती है, इस डिसीज का नाम भी देख लो, क्या है, एनोक्सिया। यानी कि जब वो प्रॉपरली एनोक्सिया, यानी कि जब वो माउंटेन्स पे जो जाते हैं क्लाइंबर्स, उनके बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि देखो वो माउंटेन पे गए, प्रेशर क्या हो गया, कम। प्रेशर कम हुआ तो यानी कि आपको पता है ना, प्रेशर कम, गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में खुद ही खुद डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी यानी कि प्रॉपरली बॉडी को मिल ही नहीं पा रही ऑक्सीजन जितनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी से वहां पर एक बीमारी हो जाएगी, वो कौन सा डिसीज है, एनोक्सिया। तो याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है। तो हेनरी ने कहां कहां पर एप्लीकेशन दी, पहली एप्लीकेशन थी क्लाइंबर्स के लिए, दूसरी एप्लीकेशन थी जो स्कूबा डाइवर्स थे उनके लिए, तीसरी एप्लीकेशन थी किसके लिए, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैसेस फिल होके आती है ना, अल्कोहल वगैरह जितनी भी सारी चीजें उन सब के अंदर जो गैस की सॉलिबिलिटी होती है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, हेनरी लॉ का कंसेप्ट हो गया है ओवर। देन इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या, रॉल्स लॉ के बारे में ऑल ओवर। रॉल्स लॉ का हम वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे और नॉन वोलेटाइल के लिए भी पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप तो बनता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।